हेलो एवरीवन। इंडियन कानून की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात की थी। 1784 में वो आया था और उसके बाद चार्टर एक्ट आएगा 1793 का, तो उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 के चार्टर एक्ट के बीच एक और एक्ट आया है, और वो भी कॉर्नवालिस के कहने पर। देखते हैं कि ये किस प्रकार का एक्ट था और कॉर्नवालिस कौन है। उसी के बाद 1793 के एक्ट को एनालाइज करेंगे। एक्ट ऑफ 1786, जैसे हम पिट्स इंडिया एक्ट को जानते ही हैं कि उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स के बारे में बात की गई है और उन 3 मेंबर्स में भी एक कमांडर इन चीफ होगा। सो बेसिकली जब कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने तो उन्होंने डिमांड की कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन तो संभालूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कमांडर इन चीफ की पोजीशन भी चाहिए। और इसी वजह से ये कुछ चेंजेस थे जो कि 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाने के लिए 1786 का एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ना कि सिर्फ ये, इवन यहाँ पे कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल की पोजीशन तो संभालेंगे ही, लेकिन उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस को भी वो ओवररूल कर सकते थे। चार्टर एक्ट्स, ये एक इस प्रकार का एक्ट है जो कि बेसिकली कंपनी की जो पावर्स है इंडिया में, जिस प्रकार से वो कमर्शियल एक्टिविटीज इंडिया में कर रही हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कर रही है, उसको रीन्यू करता है चार्टर एक्ट। एक प्रकार का फरमान, एक प्रकार की परमिशन। तो ये हर 20 साल में आता था। हमने यहाँ पे 1773 में चार्टर एक्ट आते हुए देखा और उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आ रहा है। ये एक्ट कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और 20 सालों तक अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज जारी रख सकती हैं। इस एक्ट में कुछ और भी पॉइंट्स थे, जैसे कि अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी साल में जितना भी मुनाफा कमाएगी उसमें से कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे दिए। इन सबको हटा के जो भी पैसा कंपनी के पास बचेगा उसमें से 5 लाख पॉन्ड्स यहां कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी देने पड़ेंगे। ये चार्टर एक्ट तो इवन ये भी कहता था कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट या ब्रिटिश इंडिया में तैनात है, वो बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट की इजाजत के, बिना उसके अप्रूवल के भारत को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो वो रेजिग्नेशन के बराबर माना जाएगा। अब हम जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव कैसे यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड करता था, पैसा कमाता था और उसके बाद ब्रिटेन में छुट्टियां मनाने के लिए चला जाता था। तो इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए अब यहां पर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना छोड़कर नहीं जा सकता। ना कि सिर्फ ये, इवन जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश इंडिया में, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स, इन सभी का जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी कंपनी अकेले नहीं कर सकती। वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही तय हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। एक बहुत बड़ा फेरबदल जो इस चार्टर एक्ट में आया था वो था कंपनी ट्रेड। अब ये क्या चीज है? थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो आपको याद होगा कि कंपनी के एम्प्लॉयज को कंपनी अच्छा पे नहीं करती थी, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज को अपना प्राइवेट ट्रेड सेटअप करने के राइट्स थे। लेकिन इन सारी चीजों की जानकारी ब्रिटिश क्राउन को नहीं थी। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन को पता चला कि कंपनी के एम्प्लॉयज अपना ट्रेड करके चलते हैं और इसकी कोई जानकारी या इसका प्रॉफिट का कोई भी शेयर ब्रिटिश क्राउन को नहीं मिलता, तभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। पर अब ऐसा लग रहा है मानो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी ये समझ आ गया है कि इस प्रकार के इंडिविजुअल ट्रेड्स जो है वो काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहता है कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो अपनी एम्प्लॉयज जो है, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, उनको कंपनी ट्रेड, कंट्री ट्रेड करने के राइट्स दे सकती है। ना व्हाट इज कंट्री ट्रेड? कंट्री ट्रेड मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना एक ट्रेड सेटअप कर सकते हैं दो कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में। अब आपने चाय का ट्रेड जरूर सुना होगा जो चाइना से होता था। ओपियम के बदले भारत से ओपियम जाता था और चाइना से चाय आती थी। ये ट्रेड कंपनी के नाम से सेटअप नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी के इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज जो है, उन्होंने इस ट्रेड को सेटअप किया था। इस चार्टर एक्ट में एक और चीज थी जो बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा बदलाव थी। ये वो समय है जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन पे थे।
यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जुडिशरी की बात करें तो यू विल फाइंड कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे वो यहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों के ऊपर ही सुनवाई करते थे। सिविल केसेस मोस्टली रेवेन्यू से जुड़े होते थे कि मान लीजिए किसी किसान ने समय पर टैक्स नहीं दिया, उसकी जमीन को जब्त कर लेना, इस प्रकार की चीजें। नाउ द थिंग इज, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो खुद ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर उसी के ऊपर कोई केस आया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ और उसी को जजमेंट देना है, क्योंकि उस समय जुडिशियल राइट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही हाथ में होते थे, तो क्या वो अपने आप को उतनी ही सजा देगा जिसका वो हकदार है? ऑब्वियसली नॉट। इसी वजह से कॉर्नवालिस को लगा कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी से अलग किया जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनके हाथ से जुडिशियल पावर्स को छीन लिया गया था। इसको कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं, इसे हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, माल अदालतें जो है उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसी अदालतें जिसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजों पर सुनवाई होती थी और जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया करता था। ये पर्टिकुलर एक्ट ये भी कहता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जिसमें लगभग आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरवाइज करते थे, उनकी जो सैलरी होगी वो भी इंडियन रेवेन्यू में से ही कटेगी। बेसिकली इस तरह की जो सैलरी वगैरह होती थी, पेंशन्स जो होती थी, जो इंडियन रेवेन्यू में से कटती थी, उनको होम चार्जेस कहते हैं। इसका विरोध आगे चलकर दादा भाई नौरोजी और गांधी जी जैसे लीडर्स भी करेंगे। तो लगभग यही चीज 1919 तक चलती रहेगी, इंडियन रेवेन्यू से पेंशन सैलरी कटना, वो भी उन लोगों की जो कि भारत में है भी नहीं।